आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य नहीं है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चिराब जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है बल्कि मिजोरम राज्य का है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को 322 ईसा पूर्व में हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि धनानंद को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और बात 6 नंबर प्रश्न का, तो ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? जी हाँ, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद। और बात बात करें अधिक जानकारी की, तो 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। और वो कौन कौन से वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं। आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आ रहा है तब तो आ गए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते पढ़ाए जाते और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्न में से वो कौन सा शहर है जिसे मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है और इसे हाईटेक सिटी और निजामों का शहर भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है।
और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कार्य भी करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अगर आपको याद हो तो। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का। तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था किताब उल हिंद। और यह एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? जी हाँ, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है। और पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत की शुरुआत की? जी हाँ, किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत की शुरुआत की। और भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है किन्हें? लॉर्ड डलहौजी को, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात बात करिए 12 नंबर प्रश्न का। तो पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में किस वर्ष स्थापित की गई थी? जी हाँ, पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 में पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में स्थापित की गई थी। तो यहाँ से आपका कितने प्रश्न कवर हो रहे हैं, चलिए समझ लीजिए। एक तो ये कि पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो कोलकाता में। और कौन से नदी पर? तो हुगली नदी पर रिसरा में। और किस वर्ष? तो 1855 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें 13 नंबर प्रश्न का। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जी हाँ, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, उनका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और कब इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? तो 1994 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का। तो नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? जी हाँ, नवलखा मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित कराया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलंकी वंश के द्वारा नवलखा मंदिर निर्मित कराया गया। और गुजरात के घुमली में नवलखा मंदिर स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवलखा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया था? जी हाँ, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू किया गया था। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न का। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। और बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का। तो जादूगोरा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा की खदानें
किसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के भंडार के लिए जादूगोरा की खदानें प्रसिद्ध है। और ये कौन से राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है, ये भी आप याद रखें। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला हिरन जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है, जिसे भारतीय मिर्ग के रूप में भी जाना जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो हर वर्ष किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी डीआरडीओ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी को डीआरडीओ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डीआरडीओ का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1958 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग जो है एक सदिश राशि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, डॉप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है डॉप्सन इकाई। और ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, वह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जड़त्व को नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के नाम से। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम के नाम से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि? जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि 25 नंबर प्रश्न का, तो रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है रात्रि दूरदर्शी उपकरण में। चलिए देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न का, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के जो सूत्र होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र होते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक रंगहीन तरल है, जिसमें तेज तीखी गंध होती है। किसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण को न्यूनतम प्रदूषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। और बात करिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का, तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है। और सिंबल क्या होता है? तो H। और परमाणु भार कितना होता है? तो 1.008 इसका परमाणु भार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो पानी में हल्दी के विलयन का पीला रंग किस में लाल हो जाता है? क्या समझे आप? पानी में हल्दी के विलयन का पीला रंग किस में लाल हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में हल्दी के विलयन का पीला रंग लाल हो जाता है। किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ग कहलाते हैं आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडली को। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका सही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है किसे? अरस्तु को। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? जी हाँ, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। और बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जी, अत्यधिक उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए। और बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो भारत में प्रथम दंत चिकित्सालय कहाँ खोला गया? जी हाँ, भारत में प्रथम दंत चिकित्सालय कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में प्रथम दंत चिकित्सालय खोला गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो अमीनो अम्ल डैश के निर्माण खंड है? अमीनो अम्ल डैश के निर्माण खंड है, यानी निम्नलिखित में से किसका निर्माण खंड है अमीनो अम्ल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के निर्माण खंड है अमीनो अम्ल। और बात कर ले आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर कहा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है उसे ओडोमीटर कहा जाता है। और स्पीडोमीटर का उपयोग वाहन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करिए 37 नंबर प्रश्न का, तो कॉपर सल्फेट का क्या रंग है? जी हाँ, कॉपर सल्फेट का क्या रंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न को। तो आज का 38 नंबर प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जी हाँ, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और बात करें आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वही बात कर ले आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19। और इसका सिंबल क्या होता है? तो के। ये भी आप याद रखिएगा। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार SSC 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।